Hello guys, welcome again to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG lectures. तो जैसा कि गाइज आप सभी को मालूम है BEVA E182 आपका सब्जेक्ट कोड है, यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज आपके बुक का नाम है। देन हम यूनिट 4 पढ़ रहे थे लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, जिसे हम क्या है सिंगल पार्ट में पूरा कवर नहीं कर पाए क्योंकि मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि भाई इतना बड़ा भी टॉपिक हो सकता है। तो देन आज हम जो बाकी के बच्चे टॉपिक हैं यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में आज के पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। देन आप क्या है, आप फॉर मोर अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब आवर टेलीग्राम चैनल @BioLecturer, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं क्या क्या नाम है टॉपिक का, नॉन रिन्यूएबल लैंड रिसोर्सेज, ठीक है। तो वैसे रिसोर्सेज जिसे हम रिन्यू ना कर पाए, जो कि लैंड रिसोर्स है ना, तो उसी को हम नॉन रिन्यूएबल लैंड रिसोर्सेज कहते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। तो देन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को भी जाइए, फटाफट सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर दिए ताकि हमारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो देन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है नॉन रिन्यूएबल लैंड रिसोर्सेज है, यानी आपके कौन कौन से नॉन रिन्यूएबल मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो जैसे वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये आपके क्या है रिन्यूएबल है, यानी ये क्या है रिन्यू हो सकते हैं, दोबारा से ये रीजनरेट हो सकते हैं, ठीक है। तो देन इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसलिए हम इसको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे क्या है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये सारी चीजें आपको मालूम है, लैंड, मिनरल या फिर ओशनिक रिसोर्सेज जितने भी हैं ये आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। इनको हम क्या है वापस से रिन्यू नहीं कर सकते। अगर हमने एक बार यूज कर लिया तो देन ये क्या है आपका डिक्लाइन भी हो सकता है या खत्म भी हो सकता है, ठीक है। रीजनरेट नहीं हो सकता और एक्सपेंड नहीं हो सकता है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका जस्ट थोड़े से वर्ड में हमने समझ लिया कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। देन उसके बाद हम लैंड रिसोर्सेज की बात करें तो देखिए क्या है, लैंड रिसोर्सेज आपका बेसिक रिसोर्स है और इसके बारे में हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा भी था, है ना। जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का फाउंडेशन हो, हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम का फाउंडेशन है ना, तो वो किस पे होगा, सिंपली वो क्या है ऑर्गेनिज्म है, वो कहाँ पे लिव करेंगे, तो सिंपली वो ग्राउंड पे लिव करेंगे ना। टेरेस्टेरियल प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, इन सभी को क्या चाहिए, इनको लैंड चाहिए। देन ये अपना क्या है फर्दर ग्रोथ कर सकें, अपना रिप्रोड्यूस कर सकें, एक तरीके से इकोलॉजी में बैलेंस क्रिएट कर सके। ये सब कहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे आपका लैंड रिसोर्सेज पे ही ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं। देन कैपेबिलिटी की बात करें तो कैपेबिलिटी आपकी क्या है, ये जैसे लैंड की कैपेबिलिटी होती है सिंपली सपोर्ट करना लाइफ को, है ना। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हो गई मैन और एनिमल द्वारा जो कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है, बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, ये सभी चीज डिपेंडेंट होती है ना। तो ये आपकी क्या हो गई और यहाँ पे क्या है और भी चीज़ है कि कैपेसिटी होल्ड करता है, क्या क्या चीज़, सॉइल हो गया, रॉक हो गया, इन सबको भी हम ये क्या कहते हैं हमारी भूमि लैंड क्या है होल्ड करके रखती है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या है ग्रेटर, इसमें लिखा है लैंड इज अंडर ग्रेटर प्रेशर इंक्रीज इन पॉपुलेशन। हाँ, जैसे जैसे आपका क्या है पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, हमारा जो सरफेस एरिया है वो उस पे क्या है डे बाय डे क्या है प्रेशर बढ़ता जाएगा। 1901 के अकॉर्डिंग क्या था 238 मिलियन पीपल पूरे वर्ल्ड में हुआ करते थे, ठीक है। 1901 में सोच सकते हैं आप, 1901 में। देन उसके बाद यहाँ पे कितना हो गया 1200 मिलियन पीपल हो गए, ठीक है। बढ़ते बढ़ते देन क्या है ये कारण क्या हुआ, मिसमैनेजमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। एक तरीके से क्या हुआ कि भाई अब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो मिसमैनेजमेंट बढ़ेगा लैंड का, है ना। देन क्या होगा अंधाधुंध पेड़ काटे जाएंगे, डिफॉरेस्टेशन किया जाएगा। देन उससे हमारे क्या होगा, हमारे लैंडस्केप की क्वालिटी को, सॉइल की क्वालिटी को क्या होगा डैमेज पहुंचेगा। अभी मैं आपको बता दूं बेसिकली क्या है, अभी हमारा 2 बिलियन पीपल हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड में, है ना। यहाँ पे तो 1200 मिलियन की ही बात कर रहे हैं, लगभग लगभग 1 बिलियन के आसपास, लेकिन अब क्या है 2 बिलियन पीपल्स हो गए, यानी अब तो और भी ज्यादा हमारे क्या है अर्थ पे पॉपुलेशन का लोड बढ़ चुका है। देन यहाँ पे हम सॉइल रिसोर्सेज की बात करें तो सॉइल रिसोर्सेज में आपका जो अपर मोस्ट सॉइल होता है वो आपका क्या है जस्ट लैंड कहलाता है। एंड मोस्ट प्रीसियस रिसोर्सेज है, ये हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमें फूड या फिर फूडर प्रोवाइड करता है, वेजिटेशन प्रोवाइड करता है, इसेंशियल, और ये हमारे जीवन के लिए भी क्या है इसेंशियल है। सैंड हो गया, स्लिट हो गया, क्ले हो गया, यही सारे मिक्स होके एयर और मॉइस्चर के साथ मिलके क्या बनाते हैं आपके सॉइल बनाते हैं। यहाँ पे आपके क्या है रिच ऑर्गेनिक रिसोर्सेज भी कंटेन करते हैं सॉइल, एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स भी कंटेन करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ सॉइल जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में आपकी अलग हो सकती है, इसके बारे में मैंने बताया था BBYCT 133 में।
तो देन क्या है, सॉइल आपका कहाँ पे रिच, जहाँ पे क्या हो, जस्ट रिच सॉइल हो, तो वो आपका क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर के साथ होगा, है ना। देन वो ज्यादा फर्टाइल भी होगा। एंड फर्टिलिटी आपका ऑल्सो डिपेंड किस पे करता है, कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू रिटेन वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, जो मिट्टी जितना ज्यादा वाटर की कैपेसिटी है, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी या ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो देन वो क्या है, वो ज्यादा फर्टाइल होता है। यहाँ पे हम मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे इंडिया में यहाँ पे दिखाया गया है इस मैप के माध्यम से थ्रू। देन देख सकते हैं यहाँ पे अलुवल सॉइल। यहाँ पे सबसे पहले हम फॉरेस्ट एंड माउंटेन की बात करें तो ये आपको जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से नेपाल तक लगता हुआ आपको क्या है, यहाँ पे फॉरेस्ट माउंटेन्स मिल जाएगा। देन यहाँ पे हम सिक्किम के भी कुछ एरिया जो है, यहाँ पे बहुत घना जंगल मिलता है। देन उसके बाद अरुणाचल का ये वाला भी एरिया क्या है आपका, काफी ज्यादा ग्रीन माउंटेन से घिरा हुआ है। देन उसके बाद हम अलुवियल की बात करें तो अलुवियल सॉइल जो है ये आपका जस्ट, ये कौन से क्या है, ये नदियों द्वारा जो बहाए गए जो मिट्टियां होती है उनसे बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गंगा ब्रह्मपुत्र वाला जो डेल्टा है, यहाँ पे पूरा आपका बेसिन वगैरह है ना, यहाँ पे आपका क्या है, एलुवियल सॉइल मिल जाएगा। देन रेड की बात करें, रेड एंड येलो, तो रेड वाले में आप सभी को तो मालूम होगा कि जिसमें आयरन का कंटेंट ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका झारखंड हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, कुछ हिमाचल, हिमाचल कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश का एरिया हो गया। फिर देन साउथ में हम कर्नाटका, तमिलनाडु में चले जाए, तेलंगाना में चले जाए, तो देन यहाँ पे भी आपको क्या है, रेड एंड येलो सॉइल मिल जाएगा। देन ब्लैक सॉइल की बात करें तो ब्लैक सॉइल आपका मध्य प्रदेश से स्टार्ट होता हुआ आपका गुजरात हो गया, थोड़ा बहुत, है ना। देन उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है, महाराष्ट्र हो गया, इन सब जगहों पे आपको क्या है, ब्लैक सॉइल आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद हम लैटराइट की बात करें तो लैटराइट काफी कम जगह आपको देखने को मिलेगा, छोटे छोटे ड्रॉप यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा राजस्थान में है, थोड़ा सा ये मेघालय के पास है, थोड़ा सा यहाँ पे त्रिपुरा, ये असम के पास है। तो यानी क्या है, ये ज्यादा आपको नहीं मिलता है। देन उसके बाद हम एरिड की बात करें तो एरिड आपका जो है, ये आपका जो येलो वाला है, यानी जिसमें क्या होता है, सैंड का कंटेंट ज्यादा होता है, ये आपको राजस्थान वाले रीजन में मिलता है। ठीक है, थार रेगिस्तान है वहां पे, मालूम है होगा आप सभी को। तो यहाँ पे लिखा भी है रेड सॉइल आपका क्या है, प्लेटू वाले एरिया में, ठीक है, प्लेटोक्स, ठीक है, एंड लो लैंड एरिया में मिलता है, जैसे कि बिहार हो गया, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में मिलता है, जहाँ पे आपके क्या है 100 से लेकर 300 सेंटीमीटर सालाना बारिश होती है, 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। और यहाँ पे जो सॉइल जो है सपोर्ट करता है रेन फॉरेस्ट को, ग्रासलैंड को, है ना। और कल्टीवेशन यहाँ पे आपका क्या है, पोटैटोस, बनाना, देन पाइनएप्पल एंड रबर का होता है। देन उसके बाद हम बात करें डक्कन वाला एरिया, जहाँ पे आपका डक्कन प्लेटू है और मालवा प्लेटोक्स है ना। ये छोटे छोटे पठार है, मालवा वाले पठार जस्ट आपको मध्य प्रदेश के पास मिलेंगे। तो ये आपका वेस्टर्न एंड क्या है, सेंट्रल इंडिया में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश हो गया और दक्कन वाला रीजन कौन सा, कर्नाटका। तो यहाँ पे आपको लोमी और ब्लैक सॉइल आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंड ये क्या है, यहाँ पे ग्रास लैंड भी काफी है, फॉरेस्ट भी आपको मिलेगा, और शुगर केन की खेती की जाती है, ग्राउंड नट, सोयाबीन और कोकोनट कह रहा हूँ, कॉटन और राइस। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक सॉइल में कॉटन आपका बहुत ही ज्यादा अच्छे से उगता है। देन उसके बाद यहाँ पे सॉइल लिखा है, जहाँ पे डेजर्ट रीजन है, तो वहाँ पे आपका नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया हो गया, है ना। वहां पे क्या है, ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट जो होता है काफी कम होता है उस सॉइल में। एंड फर्टिलिटी की बात करें तो काफी लो फर्टाइल सॉइल होता है ये, है ना। और यहाँ पे हो गया, अगर इसको वाटर मिल जाए ना तो ये भी आपके क्या हो सकते हैं, काफी फर्टाइल हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पानी की बहुत कमी है राजस्थान जैसे एरिया में। तो देन वो क्या है, बहुत बंजर भूमि पड़े है वहां पे। देन यहाँ पे अनदर फॉर्म ऑफ पार्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन मैंने बताया था, वहां पे जहाँ पे आपका क्या है, डेल्टा द्वारा, या मैं कहूँ पानी जो बहा के जो मिट्टियां लाती हैं उसी से बना जो मैदान है आपका, काफी बड़ा रीजन आपका फर्टाइल लैंड है। देन उसके बाद यहाँ पे बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, केरला, गुजरात, यहाँ पे भी आपको क्या है, इस टाइप के सॉइल मिल जाएंगे। एलुवियल सॉइल की लोमी टेक्सचर होता है इनका, ड्राई कॉम्पोजिशन होता है ना। थिकनेस की बात करें तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस आपको क्या है, अलग देखने को मिल सकता है। सॉइल की प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ये हाईली प्रोडक्टिव होता है, एंड क्या है, सभी तरह के क्रॉप्स को सपोर्ट भी करता है। देन उसके बाद लो लाइंग वेटलैंड्स की बात करें या फिर मार्सी लैंड यानी दलदली एरिया की बात करें तो आपका डेल्टा ऑफ गंगा की बात करें तो यानी आपका जो सुंदरबन डेल्टा है वहां पे आपको क्या है, इस टाइप का लैंड मिलेगा। देन गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी के बेसिन में भी आपको ऐसा मिल सकता है। देन कर्नाटका में ये जो कृष्णा कावेरी जो नदियां हैं, है ना, कर्नाटका में होके बहती हैं, यहाँ पे बेसिन इसका केरला में है, कर्नाटका कह रहा हूं मैं।
तो ये क्या है, जस्ट ये रिच का ऑर्गेनिक मैटर कंटेन करती है। डिकम्पोज किसके द्वारा होता है, फार्म यार्ड है ना, डंग हो गया, गोबर हो गया, ये सब प्लांट मटेरियल, वुड पीट है ना, तो काफी ज्यादा ये फर्टाइल होती है, काफी सारी चीजों को बहा के लाती है ना ये, तो ये काफी ज्यादा फर्टाइल होती है। देन उसके बाद हम बात करें सॉइल जो आपके हिमालय रीजन में पाए जाते हैं, वो ग्रे और पेल येलो ब्राउन इन कलर होते हैं, है ना, ये भी आपके लो फर्टाइल होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है, आपको ओक या फिर कॉर्निफेरस प्लांट आपको मिलते हैं। पाइन हो गया, देवदार हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं। देन उसके बाद हम प्रोसेसेस की बात करें जो इन्वॉल्व होता है सॉइल के फॉर्मेशन में, तो देखिए क्या है, आपका वेदरिंग ऑफ रॉक हो गया, यानी वेदरिंग यानी ब्रेक डाउन होना, रॉक का ब्रेक डाउन होना, वो भी एकदम आपका क्या होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि एकदम से ब्रेक डाउन हो गया, काफी ज्यादा स्लो प्रोसेस, और ये धीरे धीरे कंटिन्यू चलता रहता है। अगर हम बात करें सम ऑफ टोटल प्रोसेसेस की, तो यहाँ पे क्या है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ पेरेंट रॉक, यानी जो पेरेंट रॉक पहाड़ से जो टूट के पत्थर अलग होता है, वो आपका वेदरिंग कहलाता है। और इसमें फिजिकल और केमिकल बायोलॉजिकल एजेंसीज तीनों मैटर करती हैं। देन हम सबसे पहले फिजिकल वेदरिंग की बात करेंगे कि फिजिकल वेदरिंग कैसे होता है। तो बात करें, कुछ मैकेनिकल फोर्सेज होते हैं जो कि क्या है, रॉक्स पे फोर्स क्रिएट करते हैं, जैसे रॉक क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो देन वो क्या कहलाता है, आपका फिजिकल वेदरिंग कहलाता है। देन टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के कारण भी क्या होता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जब रॉक का हो रहा होता है, तो देन उससे भी आपका क्या है, क्रैक और फिसर्स पड़ जाते हैं, है ना। जब किसी चीज पे धूप पड़ता है, आप सभी को मालूम नहीं चलेगा, लेकिन मैं बता दूं आपको, जब क्या होता है, रॉक पे रेडिएशन पड़ रहा होता है, तो गर्मी के कारण वो ये क्या है, थोड़े से वो कर जाते हैं, क्या कहते हैं, इसमें फ्लक्चुएशन टाइप देखने को लगता है ना, यानी वो क्या करते हैं, एक्सपेंड करने लग जाते हैं, है ना। देन उसके बाद जैसे ही वो ठंडा होता है, तो देन फिर वो कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट और क्या है, एक्सपेंड होते होते इसमें क्या है, दरारें सी आ जाती हैं, देन उससे भी क्या होता है, ये टूट जाता है। देन कोल्ड वेदर में क्या होता है, जो पेरेंट रॉक है उसके जो श्रिविक्स है या क्रैक्स है, उसके में क्या हो जाता है, उसमें वाटर चला जाता है, वाटर चला जाने के कारण क्या होता है, वो फ्रोजन हो जाता है। तो आप सभी को मालूम है, वाटर जब फ्रोजन होता है, तो वो क्या होता है, अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, तो देन उससे भी आपका क्या है, आपका सॉइल एक्सपेंड होके उसमें वेदरिंग होने स्टार्ट हो जाता है, यानी टूटने लगता है वो, है ना। एक्सपेंशन के कारण क्या होता है, रॉक टूट जाता है। अब वही ब्रोकन रॉक के जो फ्रेगमेंट है, वो आपके स्लोप हो गए, है ना, उससे गिरते गिरते वो क्या है, छोटे छोटे पीसेज में बदल जाते हैं, जब नदियों द्वारा बहा के लाई जाती है ना वो पत्थर, तो काफी छोटे छोटे पीसेज में बदल जाते हैं। हेल हो गया, रेन फॉल हो गया, है ना, इससे और भी ज्यादा क्या है, ये इंपॉर्टेंट एजेंट का काम करते हैं फिजिकल वेदरिंग में। देन वाइंड क्या करता है, एक क्या है, एक और एजेंट है जो कि फिजिकल वेदरिंग में काम करता है। ये क्या करता है, सैंड पार्टिकल्स को कैरी करता है, और क्या करता है, उसको रॉक सरफेस हो गया, इसको ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपका रॉक है, उस पे क्या होता है, हवाएं टकराती हैं, तो देन उससे भी आपका फ्रिक्शन क्रिएट होता है, देन इससे पार्टिकल क्या होते हैं, रिमूव हो रहे होते हैं, तो देन इससे भी आपके क्या है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। विंध्य हिल फॉरेस्ट की बात करें, है ना, ये आपका कॉमनली आपका क्या है, यहाँ पे आपको ट्री रूट्स हो गया, ये पेनिट्रेट कर देते हैं रॉक सर्विसेज को, सर मतलब जो रॉक्स के होते हैं ना साइड साइड, वो क्या कहते हैं, रॉक को भी तोड़ देते हैं, जस्ट उसमें दरारें ला देते हैं, है ना। और टाइम टू टाइम उसमें जब ग्रोथ हो रहा होता है रूट्स में, तो देन वो रॉक्स को डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। देन इस तरीके से हमारा फिजिकल वेदरिंग होता है। देन हम बात कर ले केमिकल वेदरिंग की, तो केमिकल वेदरिंग आपको नाम से ही मालूम चल रहा है कि ये केमिकल के थ्रू ब्रेक डाउन होता होगा रॉक में, तो देन ये आपका केमिकल वेदरिंग कहलाता है ना, यहाँ पे लिखा भी है, द रॉक वाइल डिसइंटीग्रेट में ऑल्सो अंडरगो केमिकल चेंज, ठीक है, वो केमिकल चेंज से गुजरते हैं। देन वाटर जो आपका है इंपॉर्टेंट एजेंट होता है केमिकल चेंजेस को करने में, है ना। डिसोल्यूशन एंड रिएक्शन जो होता है मोर कंपोनेंट ऑफ रॉक मेटल, ठीक है, रॉक मेटल के लिए वाटर बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसमें किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन करने के लिए। देन उसमें क्या है, डिजोल्व मटेरियल्स होते हैं वाटर में, है ना। वार्म टेम्परेचर में क्या होता है, फेवर केमिकल वेदरिंग स्टार्ट हो जाता है। देन उसके बाद बहुत से इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है केमिकल वेदरिंग के, जैसे कि हाइड्रोलाइसिस हो गया, है ना, जिसमें वाटर डिसएसोसिएट हो जाता है। तो डिसएसोसिएट कैसे होता है, तो यानी क्या होता है कि आपका जो है प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गेनिक एसिड में क्या होता है, आपका वाटर जो होता है H+ और OH- आयन में टूट जाता है, यानी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाता है, ठीक है। और वो एक्ट किस पे करता है, सिलिकेट पे एक्ट करता है। सिलिकेट्स लाइक ऑर्थोक्लेज एंड सिलिकेट क्लेज क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो प्रोसेस है पूरा का पूरा, वो कार्बोनेशन में काफी ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट मीन होता है एक तरीके से केमिकल वेदरिंग में। समझ में आ गया किस तरीके से केमिकल के थ्रू आपका रॉक वेदरिंग होता है। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं मिनरलाइजेशन एंड ह्यूमिफिकेशन।
मिनरलाइजेशन, अगर मैं आपको सिंपली वर्ड में बताऊं तो उसमें मिनरल का ऐड होना सॉइल में, और वो मिनरलाइजेशन होता है। एंड ह्यूमिफिकेशन आपका, यानी उसमें ह्यूमस का ऐड होना, ह्यूमिफिकेशन होता है। ह्यूमस क्या होते हैं? तो जो आपके डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, वो सारे ऐड अगर हो जाए सॉइल में, तो देन वो आपका ह्यूमिफिकेशन कहलाएगा। यहाँ पे फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, जब रॉक टूटता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो वो जस्ट अ ट्रू सॉइल नहीं होता है ना, जब तक उसमें प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा अच्छे से। ठीक है, अगर अच्छे से प्लांट ग्रो करने लग जाए तो देन आप समझ लीजिए कि वो सॉइल बन चुका है, तो देन वो सिर्फ और सिर्फ अकेला रॉक मटेरियल ही कहलाएगा। ठीक है, जो वेदर्ड मटेरियल है वो फर्दर चेंजेस से गुजरता है। इसके बारे में हमने क्या है कई सेक्शन में पढ़ा भी है, मतलब इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे। तो देन यहाँ पे लिखा है कि जब वेदरिंग होता है तो बहुत से फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स हमें क्या है देखने को मिलते हैं, उसमें इन्वॉल्व होता है ना। उसमें डेवलपमेंट होगा आपका सॉइल का, एंड देन वो जो कहलाता है, जो प्रोसेस है वो मिनरलाइजेशन एंड ह्यूमिफिकेशन, ये एक बायोलॉजिकल एजेंट द्वारा होता है। ठीक है, इसमें बायोलॉजिकल एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, अर्ली स्टेजेस में जब सॉइल का फॉर्मेशन होता है तो ऑर्गेनिक मैटर जो हो गए सॉइल में, वो क्या होते हैं, काफी ज्यादा हाई नहीं होते। देन उसके कारण आपके वेजिटेशन उसमें ग्रो नहीं हो पाते, तो सॉइल फोना जो है आपके डेवलप नहीं हो पाते इस कंडीशन में। बात करें सॉइल एल्गी लाइकेन मोसिस जो है ना, इस सॉइल में आपके क्या है, एल्गी हो गया, लाइकेन हो गया, मोसिस हो गया, ये और भी अदर स्मॉल जो प्लांट्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। देन वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को क्रिएट करते हैं। जब वो मरते हैं, डेथ होते हैं और वो सड़ते हैं, तो देन उसमें ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं, ऐड करते जाते हैं। ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम क्या है, लंबे समय के अंतराल में ये क्या है, इसमें वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स इसमें ग्रो होंगे, एनिमल्स आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉलोनाइज करेंगे खुद को इस सॉइल में, है ना, और एक तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल के अंदर। देन उसके बाद और भी बहुत सारे वेस्ट एक्सक्रीट करेंगे, खुद डेड होंगे तो देन उसका भी वेस्ट उसके अंदर मिलेगा। जो सॉइल डेब्रिस होता है, डेब्रिस जो भी टुकड़े वगैरह होते हैं, ऑर्गेनिक डेब्रिस, ठीक है, तो वो क्या है, ब्रेक डाउन होगा सिंपलर प्रोडक्ट्स में। और यही ब्रेक डाउन जो प्रोसेस है ये आपका डिकम्पोजिशन कहलाता है ना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होना डिकम्पोजिशन कहलाता है। देन और क्या है, ये अपने साथ साथ क्या है, और भी माइक्रो प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लाता है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई भी हो गया। ये ब्रेक करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, है ना, बहुत सारे कंपाउंड्स में और पॉलीसेकेराइड्स में, है ना, प्रोटीन, फैट, लिग्निन, वैक्सेस, रेजिन, ये कुछ डेरिवेटिव्स हैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के, है ना। ये कंपाउंड फर्दर ब्रोक डाउन होते होते सिंपल प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल भी आपके क्या है कैरी करते हैं। देन जो बाद में क्या होता है, ये प्रोसेस जो आपका क्या कहलाता है, मिनरलाइजेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, मिनरलाइजेशन कहलाता है। समझ गए होगे आप। ये जो रिजुअल है इनकम्प्लीटली क्या है आपका, एक सेकेंड स्विच ऑफ ऑन कर दूं, लैपटॉप का स्विच ऑन नहीं किया था, चल। तो देन ये डिकम्पोज होके ऑर्गेनिक मैटर आफ्टर क्या होता है, मिनरलाइज हो जाता है, और ये आपका क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है। ठीक है, यानी जो ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे क्या होता है, डिकम्पोज होता है, तो काफी सारे उसमें न्यूट्रिएंट्स कैरी करके रखता है, देन वो आपका क्या है, ह्यूमस होता है। और यही जो प्रोसेस है आपका फॉर्मेशन होना ह्यूमस का, वो ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। ह्यूमस जो है एमोर्फस, कोलाइडल एंड डार्क सब्सटेंसेस का बना होता है। इसमें एनर्जी ऑफ सोर्सेज की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स में आपके मोस्ट ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसी के द्वारा होता है। तो देन यही सारी चीजें हैं आपकी। एंड देन उसमें क्या है, आपके बहुत सारे आर्थ्रोपॉड्स होते हैं जो कि क्या है, लूज टेक्सचर करने में हेल्प करते हैं, जाके एरेशन उसमें प्रॉपरली हो सके और वाटर रिटेन कर सके, है ना, न्यूट्रिएंट रिटेन कर सके। ह्यूमस जो है ग्रेटली इंप्रूव करता है सॉइल फर्टिलिटी को। देन कुछ चेंजेस है जो कि आपके एग्रीकल्चर और ओवरग्रेजिंग के बाद आपको फेस करने को मिलते हैं। देन एग्रो पेस्टोरल एक्टिविटीज की बात करें तो इसको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि पहला है हमारा चेंज ब्रोट अबाउट द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, जैसे कि हमने क्या है, ट्रेडिशनल खेती में हमने क्या है, कुछ बदलाव लाए। क्या है, चेंजेस ब्रोट अबाउट बाय मॉडर्न एग्रीकल्चर, और क्या है कि हमारे मॉडर्न एग्रीकल्चर में किस तरीके से चेंजेस हम लेके आए, उन दोनों टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की बात करें तो देन क्या है, इसमें आपका डिफेसमेंट ऑफ लैंड, डिफॉरेस्टेशन कपल्ड ऑफ लॉस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो काफी हद तक हम क्या करते हैं, काफी ज्यादा हम पेड़ वगैरह काटते हैं अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से जब खेती करते थे, है ना। जैसे कि डिफॉरेस्टेशन भी बढ़ता है, सॉइल भी लॉस होता है काफी ज्यादा, सॉइल इरोजन भी हमें देखने को मिलता है, और सॉइल क्या होता है, काफी समय देखा जाता है कि वो न्यूट्रिएंट्स भी खो देता है। देन ओवर ग्रेजिंग भी एक आपका बहुत बड़ा कंसर्न है, जिसमें आपका क्या है,
क्या है बाय प्रोडक्ट उसका हमें क्या मिलता है, एफर्ट टू एक्सप्लॉइट द लैंड रिसोर्सेज। हम क्या है अपने ही लैंड रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर देते हैं अपनी लाइफ स्टॉक के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम मैक्सिमम हम क्या है अपनी जीवनचर्या चलाने के लिए हम काफी ज्यादा उसका दोहन कर रहे होते हैं, ठीक है। हम उसको यूज कर रहे होते हैं, तो देन उससे क्या होगा, हमारा रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचेगा ना। तो देन यहाँ पे और क्या लिखा है, एग्रीकल्चर जो है मॉडर्न एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, हम डिस्ट्रप्टिव इफेक्ट ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो हो रहा है ना, उसमें हम क्या करते हैं, देखो क्या, इट इज ऑल्सो सर्टेन चेंजेस इन एनवायरमेंट करेक्टरिस्टिक ओनली द मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो हम क्या मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में एनवायरमेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, वही आपका मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पे एक तरीके से अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल बात करें, एक्सेसिव इरिगेशन जो है हमारा ट्विन प्रॉब्लम लाता है। देखिए पहला तो हो गया आपका सैलिनेशन हो गया या फिर वाटर लॉगिंग, यानी पानी एक जगह पे भर जाना अगर हम एक्सेसिवली क्या कर दें, इरिगेट कर दें। देन रिजल्ट क्या होगा उससे, तो क्या होगा, फ्रॉम राइज इन वाटर टेबल पार्ट काउजिंग डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। पानी तो हर जगह ऐसा नहीं है कि नदी बह रहा हो, तो हम क्या है जस्ट हम ग्राउंड वाटर को ही तो निकालेंगे बाहर, और जब ग्राउंड वाटर को निकालेंगे तो आपका क्या होगा, वाटर जो ग्राउंड वाटर है वहां पे लेवल डाउन होता चला जाएगा, एक तरीके से पानी हमारे जमीन के नीचे भी खत्म होता चला जाएगा। सिमिलरली हम क्या है फर्टिलाइजर्स वगैरह ऐड करते हैं, तो इससे भी आपका क्या है बहुत सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें ऐड करने के लिए हम क्या है डिप्लेट कर देते हैं सॉइल के स्ट्रक्चर को, एक तरीके से बोले तो। यहाँ पे लिखा है यूरोट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज एंड नाइट्रोसोमेनिया इन चिल्ड्रन, ये कुछ बीमारियां हैं, है ना। नाइट्रोसोमेनिया हो जाना चिल्ड्रन में, या फिर यूट्रोफियन फिकेशन जो आपका वाटर बॉडीज में हो जाना, है ना, पानी में रहने वाले जीवों में। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए क्या है, प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल पॉइजन जो है, जो आपका मतलब प्लांट को बचाने के लिए जो हम केमिकल्स का छिड़काव करते, चाहे आपका पेस्टिसाइड्स हो, चाहे आपका क्या कहते हैं फर्टिलाइजर हो, ये सारी क्या होते हैं, ये सारी आपकी क्या करते हैं यहाँ पे फूड प्रोडक्ट को इंक्रीज तो करते हैं, लेकिन ये क्या नॉन टारगेट फ्रेंडली ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हमें क्या है इस ऑर्गेनिज्म को मारना है, हमें अर्थवर्म को नहीं मारना, तो वो क्या करते हैं, वो सभी ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं, जिसके कारण क्या है हमारे जो एक तरीके से नेचुरल डिकम्पोजर है उनको क्या है नुकसान होता है। देन हाई यील्डिंग वैरायटीज जो हो गया एग्रीकल्चर मार्केट ओरिएंटेड के अकॉर्डिंग, वो आपका इनकरेज करता है मोनोकल्चर काउजिंग इरप्शन ऑफ एपिडेमिक्स डिप्लेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। हम क्या है कि एक ही तरीके के बीज हो गए, मतलब उसमें क्या है जेनेटिक एडवांसमेंट कर लेते हैं, हाइब्रिड सीड लेके आते हैं, और सभी क्या है किसान वगैरह जो होते हैं फार्मर्स वही सीड्स यूज करने लगते हैं। देन उससे क्या होता है, जो हमारी वैरायटी है डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में उगने वाले जो पौधे होते हैं, उसकी क्या है जेनेटिक डाइवर्सिटी एक तरीके से खोने लग जाती है, क्योंकि हम एक ही तरह के सीड्स का यूज करने लग जाते हैं। देन उसके बाद हम लैंड डिग्रेडेशन की बात करें, अभी तक हमने सॉइल डिग्रेडेशन की बात की, अब लैंड डिग्रेड कैसे होता है, तो देखिए इसमें एक बहुत बड़ा प्रोसेस है डिटोरिएशन ऑफ इन द क्वालिटी लैंड की खराब होने की। जनरल वे में बात करें तो ये आपका डिफाइंड होता है जस्ट एज ए रिडक्शन, ठीक है, यानी जो कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो है प्रोड्यूस इन द टर्म ऑफ क्वालिटी क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विस से, इसमें क्या है आपको रिडक्शन देखने को मिलता है। ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करें, यहाँ पे आपका लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिल जाता है, डिफॉरेस्टेशन हो गया, फार्मिंग हो गया, डैमिंग ऑफ रिवर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइनिंग, डेवलपमेंटल वर्क सच एज ह्यूमन सेटलमेंट, रोड, हाईवे नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सब के कारण क्या है काफी ज्यादा हमारा डिग्रेडेशन लैंड का दिखने को मिलता है। यहाँ पे लैंड डिग्रेड होता हुआ एक पिक्चर है ना, जो कि मिसमैनेजमेंट को बताता है डिफॉरेस्टेशन का, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी पेड़ पौधा है नहीं, बस पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। नेचुरल डिजास्टर जैसे कि आपका ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ये सारे लैंड डिग्रेडेशन को भी कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। ड्रॉट हो गया तो भी आपका क्या होता है, लैंड खराब होता है, लैंडस्लाइड से भी होता है, तो ये सारे आपके काफी बड़े रीजन है नेचुरल डिजास्टर भी। लैंड जो है हम ट्रिमेंडस चेंज देखते हैं अपनी सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटीज में, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें प्री इंडस्ट्रियल एरा की, तो नेचर जो है री क्या लिखा है, रेस्टोरेटिव एबिलिटी कुड बी केयर दिस चेंजेस, ठीक है। तो मतलब वो अपनी जो है खुद ही केयर कर लेता था, जब हम प्री इंडस्ट्री वगैरह हुआ नहीं करता था। लेकिन रिसेंट टाइम में क्या है, हमने जितना ज्यादा बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया लैंड रिसोर्सेज को, सॉइल डिग्रेडेशन कर दिया है, तो देन एजम्पशन ऐसा हम लगा सकते हैं एक तरीके से अलार्मिंग प्रोपोर्शन है ना। तो बहुत सारा डिग्रेडेशन हमें देखने को मिलता है। देन यहाँ पे हम देख सकते हैं
एक्सटेंट काउजेज एंड लैंड डिग्रेडेशन ऑफ द वर्ल्ड, किस तरीके से पूरी दुनिया में लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। यहाँ पे लिखा है 580 मिलियन हेक्टेयर जो है, यहाँ पे जो काउजेज ऑफ डिग्रेडेशन आपका डिफॉरेस्टेशन मिलता है, यानी वास्ट रिजर्व हो गए, फॉरेस्ट हो गए, ये डिग्रेड हो रहे हैं लार्ज स्केल में, है ना। लॉगिंग एंड क्लियरेंस द अर्बन यूज, ठीक है, लकड़ियों को काट काट के देन उसको हम क्या है अर्बन यूज के लिए यूज कर रहे हैं। 200 मिलियन जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, 200 मिलियन हेक्टर में पाए जाने वाली, यानी 1975 से 1990 के बीच में इतना हो चुका है। मेनली फॉर फूड प्रोडक्शन, क्या है कि हमें अपना खेत बढ़ाना था, देन हमने काफी सारे पेड़ काटे। देन 680 मिलियन हेक्टेयर जो है वो ओवर ग्रेजिंग के थ्रू क्या हो गया, खराब हो गया, है ना। 20% है लगभग लगभग वर्ल्ड का, है ना। पास्चर एंड रीजन रेंज लैंड कहते हैं इन्हें, है ना, जो कि डैमेज हो चुके हैं। रिसेंटली लॉस आपका क्या है, आपका सीवियर आपका अफ्रीका और एशिया में हमें देखने को मिलता है। 137 मिलियन हेक्टेयर आपका वो वाला जो है एरिया जहाँ पे आपका क्या है, जहाँ पे फ्यूल वुड जो कंजप्शन के लिए हमने क्या है पेड़ों को काट दिया। देन उसके बाद यहाँ पे 550 मिलियन हेक्टेयर जो है आपने एग्रीकल्चर मिक्स मैनेजमेंट के जरिए क्या है हमने लैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया। लॉस ऑफ सॉइल, वाटर इरोजन की तरह हमने क्या है सॉइल को लूज कर दिया। देन उसके बाद 2500 मिलियन टन जो है एनुअली हम क्या लगातार हम खो रहे होते हैं इन्हें। देन सॉइल सेलेनाइजेशन भी आपका काफी बड़ा समस्या है, वाटर लॉगिंग होना भी, बट क्या है सॉइल के पार्टिकल के बिटवीन एरेशन नहीं हो पाता प्रॉपर, तो देन वो क्या है वाटर लॉग भी होने का चांसेस बढ़ जाता है। देन केमिकल डिग्रेडेशन भी आपका काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है। एंड डेजर्टिफिकेशन तो हम देख ही रहे हैं, 40 मिलियन हेक्टेयर जो आपका लैंड जो ग्लोबली क्या है आपका डेजर्टिफिकेशन हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा है 19.5 मिलियन हेक्टेयर जो है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन के कारण बेकार हो गया। रोड कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एंड इंडस्ट्री मेजर फैक्टर हैं ये सारे, ठीक है। तो देन हमें इन सभी चीजों को क्या है कंजर्व करना भी बहुत जरूरी है। तो देन यहाँ पे लिखा है लैंड और सॉइल की बात की गई है यहाँ पे। तो ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है आपका, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपका मतलब लैंड में ही आपका होता है, देन ये आपका वाटर में भी आपका देखने को मिलता है, अभी हम बात करेंगे। बट ऑल्सो लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, सॉरी यहाँ पे लिखा है वाटर टेबल्स में हमने देखा था। तो देन आपका लैंड डिग्रेड भी करता है, सॉइल इरोजन भी आपका वाटर करता है, एंड डेजर्टिफिकेशन, पानी ना हो तो डेजर्टिफिकेशन भी हमें देखने को। यहाँ पे वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे लैंड एरिया की बात करें, टोटल एरिया आपका कितना है, जस्ट आप कर लीजिए, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन है, 13 मिलियन आपके क्या है, आपके लगभग अप्रोक्सीमेटली हम मानते हैं 13 मिलियन हमारा क्या है टोटल एरिया है। उसमें से हमारा 1987 में हमारा कितना है वर्ल्ड का एरिया, मतलब यहाँ पे जो यूजेस है उसके बारे में बात की गई है, तो 13,000 ये उतना ही लगभग। तो देन हम देखें तो लैंड एरिया जो है आपका इतना है ना, और 1987 में हमारा कितना हो गया, इतना हो गया, है ना, जिसे हम यूज करने लगे। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है क्या, 1987 में मतलब कम था, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कुछ क्या है इंक्रीज हुआ है लैंड एरिया। देन एरेबल परमानेंट क्रॉप्स भी हमारा क्या है इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है ना। क्या है एरेबल एंड परमानेंट क्रॉप्स, नहीं ये डिक्रीजमेंट देखने को मिला है एरेबल। तो ये सारा आपका क्या डेटा है जिसके मतलब जो हमें क्या बताता है कि हम किस तरीके से लैंड का यूज कर रखे हैं। देन यहाँ पे परमानेंट क्रॉप हो गया, है ना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लेना। देन हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे आपका 30 से 50% जो है आपका प्राइवेट और कॉमन लैंड है ना, यानी हम जैसे आप जैसे लोगों ने क्या है उसे कब्जा कर रखा है, खरीद रखा है एक तरीके से, है ना, जो कि एक तरीके से इकोलॉजिकल क्या है डिग्रेड कर रहा है। किसको, वेराइन डिग्री, मतलब अलग अलग डिग्री में, कैसे, तो जस्ट वेस्ट लैंड हो गया, है ना, लैंड नॉट प्रोड्यूसिंग पोटेंशियल ऑफ बायोमास ड्यू टू द इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। वैसा एरिया हमारा वेस्ट लैंड किसे कहते हैं, वैसा एरिया जहाँ पे इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन के कारण उसमें बायोमास क्या है जनरेट नहीं हो सकता, प्रोड्यूस नहीं हो सकता, उसमें पोटेंशियल नहीं है, तो देन वो हमारा क्या वेस्ट लैंड कहलाता है। वो क्यों होता है, तो देन ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण होता है, एब्सेंस ऑफ क्लियर मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम। मैं आपको बता दूं कि जो आज हम जिन शहरों में रह रहे हैं उनका भी एक ना एक दिन ये सही हाल आप सभी को देखने को मिलेगा। ये जस्ट वेस्टलैंड बन के रह जाएंगे, ना यहाँ पे पीने को पानी होगा, ना खाने को खाना मिलेगा। तो देन एक तरीके से अगर बचाए भी रखे रखे हम, तो देन हमें क्या है बाहर से पानी लाना पड़ेगा, खाना लाना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीजें जो कि हमें बाहर से लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसको हम वेल मैनेज करें तो हम क्या पता इससे बच भी सकते हैं। तो वेस्ट लैंड डेवलपमेंट जो है इन्वॉल्व करता है रीजनरेट करना लैंड को, है ना, अपनी क्या है कैपेसिटी, लैंड की कैपेसिटी को बढ़ाना, एक तरीके से वैरायटी ऑफ सॉइल को हमें प्रोटेक्ट करना, है ना, वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को बढ़ावा करना। तो ये सारी चीजें देखिए यहाँ पे कुछ प्रोग्राम है जिसके द्वारा इम्प्लीमेंट के बाद क्या है
नेशनल एफर्ट दिखाया गया है, वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये, ठीक है। जैसे कि कोई भी वेस्टलैंड है तो उसको हम क्या करें, इरिगेट करें, तो ये प्रोजेक्ट है आपका IWDP स्कीम के अंतर्गत हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा है टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट है, एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग स्कीम, वो भी हम यूज करते हैं। देन कुछ सपोर्ट और NGOs द्वारा या फिर वॉलंटरी एजेंसीज द्वारा भी चलाई जाती है स्कीम। देन इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल स्कीम भी चलाई जाती है। देन वेस्टलैंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट टास्क फोर्स WDTFB क्या है, जस्ट ये वेस्टलैंड मैनेजमेंट को बिलोंग करता है। देन इसके बाद यहाँ पे सोसाइटी ऑफ प्रमोशन वेस्टलैंड डेवलपमेंट SPWD जो है, ये आपका चारागाह डेवलपमेंट, राजस्थान में चारागाह को बढ़ाए किस तरीके से हम, क्योंकि राजस्थान का हम देख रहे हैं टाइम टू टाइम क्या है कि वहां पे डेजर्टिफिकेशन बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो उसमें हम क्या है, चारागाह किस तरीके से बढ़ाए, है ना, जो कि आपका एक कॉमन लैंड होता है जिसको अलॉट कर दिया जाता है केटल ग्रेजिंग के लिए, है ना, कि वहां पे जाइए पशु चरा सकते हैं आप, वैसा आप चारागाह बनाना होता है। देन लैंड ड्राई एरियाज आपका जो राजस्थान में काफी ज्यादा है, यहाँ पे जो कॉमन लैंड जो हो गया वो क्रूशियल हो जाता है एक तरीके से मेंटेनेंस ऑफ कैटल पॉपुलेशन को करने के लिए। देन स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं डिपेंडेंट होते हैं किस पे, चारागाह पे, एज फूडर, ठीक है, चारे के लिए चारागाह पे डिपेंडेंट होते हैं। देन वो क्या है, एक तरीके से जो लैंड है वो पुअरली, स्पेशली इन द मंथ ऑफ व्हेन नो फूडर इज अवेलेबल एट ऑल, गर्मियों के समय में एकदम ही फूडर नहीं होता, तो देन उसको हम किस तरीके से मैनेज करें उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। तो यहीं पे डेवलपमेंट ऑफ चारागाह एज्यूम इम्पोर्टेंस, तो इस तरीके से यहाँ पे चारागाह का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। भाई कैटल को भी खिलाना बहुत जरूरी है ना, तो देन हमें चारागाह को भी बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे केस ऑफ प्रयत्न समिति का लिखा है, प्रयत्न समिति किस तरीके से प्रयत्न करती है ना, चारागाह को एक्सटेंड करने के लिए, इसके बारे में आप चाहो तो पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा। देन इसके बाद हम बात करते हैं सॉइल की। तो सॉइल आपका लिटरली क्या है, मटेरियल है जिसपे हम रहते हैं, आप सभी को मालूम है। और ये जो मटेरियल क्या है, सपोर्ट करता है बिल्ड हो गया, ट्री टावर वेस्ट हो गया, प्योरीफायर, है ना, वाटर को प्योरीफाई करना, ये सारी चीजों को क्या है, सस्टेन करता है, सपोर्ट करता है। देन जो सॉइल का पर्पज है आपको मैं बताऊं, तो इसमें हम क्या है, दिस चेंज में बी गुड में मैनी और नॉट, है ना, तो उसमें आपको क्या चेंजेस देखने को मिलता है काफी ज्यादा। कुछ है कि आपके सीवरेज चैलेंज देखने को मिल रहा है ना, यानी एग्रीकल्चरलिस्ट है वहां पे, सॉइल इरोजन होने के कारण, सॉइल सैलिनिटी के बढ़ने के कारण, सॉइल पॉल्यूशन होने के कारण मेंटेनेंस जो है एक तरीके से नहीं हो पाता है सॉइल फर्टिलिटी की, तो देन हमें क्या है, इस तरीके से डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। देन सॉइल इरोजन की बात करें तो वो प्रोसेस है जिसमें आपका टॉप लेयर जो होता है रिमूव हो जाता है, सॉइल का टॉप लेयर जो होता है रिमूव हो जाता है, तो देन ये आपका सॉइल इरोजन ही कहलाता है। इस प्रोसेस में आपका मिनरल पार्टिकल, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, ये सारे रिमूव हो जाते हैं सॉइल से, और एक जो थिकनेस होती है सॉइल की जो कि वाटर को होल्ड कर सकती थी, वो भी क्या है, इरोड हो जाता है। इरोड सॉइल जो है आपका, ये क्या है, एक तरीके से पॉल्यूटेंट भी हो जाता है स्ट्रीम, और मतलब ये क्या है, पॉल्यूट करता है हमारी नदियों को, झरनों को, स्ट्रीम्स को, रिजर्वायर को, वाटर रिजर्वायर जो भी है, क्या है, एक तरीके से गंदा करने का काम करता है। देखते होगे बारिश के समय में नदी पीली पीली बहती है, क्यों, क्योंकि वो बहुत सारा मिट्टी पीछे से बहा के ला रही होती है। देन जो टाइम जो रिक्वायर्ड होता है न्यू सॉइल का फॉर्मेशन का, अगर ह्यूमन व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग सोचे तो काफी ज्यादा लंबा होता है। अगर हमने सॉइल को खो दिया इरोजन के कारण, तो एक तरीके से हमने उसे हमेशा के लिए खो दिया, है ना। तो जो होस्ट ऑफ प्रैक्टिसेस जो है सच एज बैंडिंग, मल्चिंग, है ना, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन नीड्स टू एडेप्टेड एंड लार्ज स्केल सॉइल प्रिवेंट एरोजन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बंडिंग हो गया, मल्चिंग हो गया, इन सब से हम क्या है, सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। नदियों के किनारे, है ना, हम क्या है, कुछ इस तरीके से हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, या मैं बोलूँ डेवलपमेंट करते हैं, ताकि वो क्या है, सॉइल इरोजन को रोक सके, है ना। और बहुत सारे ड्रेनेज सिस्टम भी हम बनाते हैं। तो देन इसके बाद लिखा है एक और अचीविंग मेथड है मेंटेनेंस, जिस तरीके से हम फर्टाइल सॉइल को मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो हम क्या है, अप्लाई कर सकते हैं ऑर्गेनिक मेटल को, ग्रीन मैनर को, है ना, स्ट्रॉ, ये सारी चीजों का यूज करके हम वापस से उसमें क्या है, एक तरीके से ह्यूमिफिकेशन कर सकते हैं, हाई डिग्री ऑफ फर्मेंटेशन। तो ये सारी चीजें हो गई। देन उसके बाद आपका एरिड और सेमी एरिड में आपको किस टाइप के सॉइल मिलते हैं, तो यहाँ पे लिटिल इरिगेशन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो सॉल्युबल सॉल्ट हो गए, तो वहां पे आपके मोस्टली सॉइल क्या हो सकते हैं, सैलिन होंगे या तो एल्कलाइन होते हैं, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में आपके प्लांट क्या होते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। देन यहाँ पे लिखा है वाटर जो एवोपरेट होता है, सॉइल सॉल्ट, है ना, इन सबसे क्लोराइड, सल्फाइड्स, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम,
ये क्या होता है, एक्युमुलेट होता है, ठीक है, एक जगह पे आके एक्युमुलेट होता है। देन उसके बाद मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट बात करें एल्कलाइन सॉइल की, तो उसमें हम क्या है, जिप्सम डाल दें, तो देन वो क्या है, जस्ट ट्रीट हो जाए। उसको हम ट्रीट करने के लिए हम क्या है, जिप्सम ऐड कर देते हैं, है ना। उससे वाटर क्या होता है, अ गुड ड्रेनेज मस्ट also be assisted with the washing of out the sodium and saline salts, ठीक है। तो अगर हमें गुड ड्रेनेज बनाना है एक तरह के सिस्टम का, तो उसमें से हमें क्या करना होगा, हमें वॉश करना होगा सोडियम और सलाइन सॉल्ट्स को, है ना। मोस्ट सॉल्ट क्या होते हैं, टॉलरेंट होते हैं स्पीसीज के लिए, जैसे कि आपके सीवियर सॉइल सैलिनिटी के लिए। तो ये सारी चीजें हो गए जस्ट आपके छोटे मोटे टॉपिक हैं। देन उसके बाद हम बात करें लैंड यूज प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है, कि भाई लैंड सबको ही रखते हैं, सभी के पास होता है। देन उसके बाद हमें क्या है, उसको प्लान कैसे करना है, उसको मैनेजमेंट कैसे करना है ना, हमारे एनवायरनमेंट में। तो देन एक तरीके से आप सभी को मालूम है ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है, यानी एक बार ये खत्म हो गया तो दोबारा से हम इसको हम क्या है, रीजनरेट नहीं कर सकते, है ना, खराब हो जाएगा। तो यानी कि ये सेंसिटिव चेंजेस है ना, क्लाइमेट और फिजिकल प्रोसेस को लेके। देन उसके बाद हम बात करें, इसको हम अगर यूज करना है, तो देन इसको हम क्या है, सुटेबिलिटी एंड कैपेबिलिटी को हम ध्यान में रख के करते हैं। सुटेबिलिटी और कैपेबिलिटी यानी लैंड जो है किस तरीके से वो, मतलब कैसा सुटेबल है, लोड बियरिंग एबिलिटी एंड फर्टिलिटी, मतलब अलग अलग आपके टाइप के सॉइल होते हैं, तो इसको हम उसी अकॉर्डिंग हमें यूज करना होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, जैसे कि हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या है, लैंड ज्यादा चाहिए कल्टीवेशन के लिए। तो यहाँ पे लिखा है एनक्रोचमेंट जो है ऑफ फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड और नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बिल्डिंग शुड बी रिड्यूस टू द मिनिमम। हमें क्या है कि जो आपका जो एग्रीकल्चरल लैंड है, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है, उसके ऊपर किसी तरह का रोड या बिल्डिंग को, कंस्ट्रक्शन को हमें कम से कम रिड्यूस करना है। क्योंकि देखते ही होंगे आप, जब भी कोई नया डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होता है, तो या तो जंगलों के रास्ते से गुजार दिया जाता है, या कई एकड़ खेतों में बना दिया जाता है। तो वो चीज हमें नहीं करना है, हमें जस्ट कल्टीवेशन लैंड को बचा के रखना है ना। एक्सट्रीम केयर करने की जरूरत है हमें, है ना। और सेलेक्टिंग साइट्स का यूज करना है जिसमें हम डेवलपमेंट कर सके, इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं, है ना। और डैम हो गया, वाटर रिजर्वायर हो गया, ये सब भी आपका एक तरीके से एनवायरनमेंट में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इस तरीके से हमें करना है इनका डेवलपमेंट, जिससे कि क्या है, लोगों को परेशानी ना हो सके, वहां पे माइग्रेशन ना हो लोगों का। तो इन सबको ध्यान में रख कर करना है हमें। देन हिली एरियाज की बात करें, तो यहाँ पे लिखा है एज फार एज पॉसिबल हमें क्या करना है कि ये जो फॉरेस्ट है ना, उसको कवर रखना है बिल्कुल। और ये क्योंकि ये देखो, होता क्या है कि हम क्या है, जंगलों को काफी ज्यादा काटते हैं अपने फ्यूल के लिए, फूडर के लिए, टिम्बर के लिए। तो एक तरीके से स्पेस जो है बन जाता है फॉर एनिमल फार्मिंग, ठीक है। तो उसमें हम एनिमल फार्मिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है फॉरेस्ट हेल्प करता है, इंक्रीज करता है ग्राउंड वाटर को, ठीक है। उनकी जो रूट्स होती हैं, जस्ट वो वाटर के रन ऑफ में भी हेल्प करती है ना। फ्री सरफेस रन ऑफ होने के कारण क्या है, अलाउ करता है वाटर टू एब्जॉर्ब बाय द ग्राउंड, है ना। सॉइल इरोजन भी आपका मिनिमाइज होता है, फ्लडिंग भी आपके रुकते हैं। तो ये आपका पेड़ बहुत जरूरी है होना हिली एरियाज में। देन उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे एक आइडियल यूज इन ग्रीन हिल एरियाज में इस तरीके से किया जाता है। देन सॉइल मैनेजमेंट की बात करते हैं हम। तो सॉइल मैनेजमेंट जो आपका क्या होता है, जस्ट हम क्या करते हैं, सॉइल में हम कुछ कंपोनेंट्स का चेक करते हैं, देन उससे हमें मालूम चलता है कि भाई किस तरीके से हमें इसे ट्रीट करना है। तो यहाँ पे लिखा है सॉइल आपका प्रीशियस रिसोर्सेज है, इसको बनने में हजारों मिलियन ऑफ ईयर लगता है। देन ये प्रॉपर मैनेजमेंट की इससे जरूरत पड़ती है, बहुत जरूरी है कि इसको हम प्रॉपर मैनेजमेंट करें। तो पहला जो आपका मैनेजमेंट का तरीका है, उसको में हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, या फिर चेक करें सॉइल इरोजन को कि भाई किस जगह पे होता है। देन उसके बाद हम क्या है, रिस्टोर करें प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस सॉइल को, है ना। देन उसके बाद देखिए क्या है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या है, ड्रेनेज सिस्टम का बनाना, है ना। अनकंट्रोल्ड फ्लो ऑफ वाटर को क्या है, क्योंकि देखो पानी जो की जो धारा होती है बहुत ही तेजी से बह के आती है। तो देन ये क्या है, एक तरह से अनकंट्रोल होती है। तो हम पे हम क्या है, जगह जगह पे डैम बना दें, तो देन ये क्या है, पानी की जो धाराएं हैं वो क्या हो सकती हैं, जस्ट उसे हम स्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम क्या, वाटर के फ्लो को हम स्लो कर सकते हैं। तो देन कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम क्या करें, मोस्ट सिग्निफिकेंट मेजर है कि हम कंट्रोल करने, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करना है। तो हमें क्या है, ग्रासेस उगाने होंगे, सर्ब्स उगाने होंगे, ट्रीज वगैरह, है ना, पेड़ों के किनारे किनारे हमें उगाने होंगे। और जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम है उसको भी हमें बेटरली परफॉर्म करना होगा। अनकंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ वाटर को भी रोकना होगा। वाटर फ्लो जो है आपका, फॉर्मेशन ऑफ नैरो चैनल्स क्या है, छोटे छोटे चैनल्स बना के हमें क्या है, वाटर का फ्लो हमें डाइवर्ट करना होगा। देन उसके बाद डीप नैरो वैली लीडिंग रेवाइन लैंड, ठीक है। तो वैसे लैंड को हम क्या कहते हैं, जहाँ पे नैरो सकरी
क्या है, नैरो वैलीज से क्या है निकलती है नदियां, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेवाइन लैंड भी कहते हैं। ये फेमस चंबल रेवाइन्स की बात करें तो आप सभी को मालूम होगा, चंबल नदी के बारे में भी सुना होगा। तो ये जो आपका है, यहाँ पे आपका लिखा है have been formed the result of the deep soil erosion and the process of still continuing। ठीक है, तो जस्ट ये क्या है, नैरो वैली से जब पानी निकल रहे होते हैं तो काफी ज्यादा सॉइल को इरोड करते हुए भी वो निकलते हैं। तो इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम, तो कंट्रोल इस तरीके से करेंगे कि देखो वहां पे कंस्ट्रक्टिंग क्या लिखा है, सीरीज ऑफ चेक डैम, छोटे छोटे हमें डैम बनाने होंगे जिससे कि वाटर फ्लो जो है, करंट को हम एक तरीके से स्लो कर सके, है ना। वाइडनिंग ऑफ गुलीज, क्या है, गुलीज जो है इनको वाइड करने की जरूरत है। गुलीज अभी मैं दिखाऊं क्या होता है, कैसा होता है। जैसे कि एक बोर्ड वॉल ऑफ स्टोन जो है फॉर्मेशन करा गया है, कहाँ पे, कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में इसको बनाया गया, और जो कि इफेक्टिव देखने को मिला कि सॉइल करेक्ट इरोजन को रोकता है। जैसे कि सी वेव्स क्या होता है, काफी मिट्टियों को बहा के ले जाते हैं, तो जस्ट ये रोकने का काम करते हैं। देन उसके बाद हम बात करें मूवमेंट ऑफ जो सैंड जो है बाय गैस्ट एंड वाइंड डेजर्ट एंड सैंडी कोस्ट इज प्रिवेंटेड बाय द पुटिंग बैरियर ऑफ ट्री। ठीक है, अगर हमें क्या है रेगिस्तान को फैलने से रोकना है, तो देन हम क्या है, जस्ट एक लाइन बना देंगे, उस लाइन पे क्या है, हम बहुत सारे ट्री को प्लांट कर देंगे इस तरीके से, जिससे कि क्या होगा, जो डेजर्ट के जो सैंड है वो एक जगह से उसी जगह पे रहेंगे, जस्ट अ बैरियर, क्या है, बैरियर की तरह वर्क करेगा ट्री हमारा। सर्फ झाड़ियां लगा देंगे, ये सारी चीजों का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड तो कुछ ये देख सकते हैं आप, चंबल रेवाइन देख सकते हैं। चंबल रेवाइन कुछ इस तरीके से आपका दिखता है ना। जब बारिश की पानी इसमें आती है तो देन ये काफी ज्यादा आपका फ्लो करता है वाटर का। देन यहाँ पे चेकिंग मैनेजमेंट ऑफ सैंड गैस बाय द इरेक्टिंग बैरियर ऑफ द ट्री एंड सर्फ। ठीक है, जस्ट इसे ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पे एरिड सॉइल है ये, इसको रोकने के लिए क्या है, यहाँ पे घना जंगल बना दिया गया है, जिससे कि क्या है, ये जो डेजर्ट है ये आगे की तरफ ना बढ़ सके, है ना। तो जो वर्नलेबल, क्या है, वर्नेबल स्लोप्स है, एंड जो कवर ऑफ वेजिटेशन है, एक तरीके से प्रोवाइड करता है बिगिनिंग ऑफ सीड कवरिंग द प्लेज सॉइल एंड द ग्राउंड। तो बस ये ज्यादा कुछ है नहीं। तो देन और क्या क्या चीजें यहाँ पे, हाँ अब देखिए क्या है कि ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं सॉइल सिकनेस का, यानी आपकी मिट्टी बीमार हो जाए तो हम उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, सॉइल आपका क्या होता है, डेफिशिएंट होता है, खुद को अपने लॉसेस को एक तरीके से यहाँ पे लिखा है रिक्विजिट न्यूट्रिएंट्स एंड लॉसेस इट्स फर्टिलिटी। ठीक है, एक तरीके से क्या होता है, जब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो देन उसमें फर्टिलिटी आपको क्या है, लॉस देखने को मिलता है। देन यहाँ पे रोटेशन ऑफ वेजिटेबल्स, यानी हम अगर उसमें अगर रोटेशन करके हम क्या है वेजिटेबल्स को लगाए, जैसे कि पीस बीन्स, है ना, ये एक तरीके से रिमूव करता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को, क्योंकि ये लिगम प्लांट्स होते हैं, है ना। पी हो गया, ये ऐड क्या करते हैं, नाइट्रोजन को ऐड करते हैं, बात समझ रहे होगे। देन ये क्या है, जो सॉइल जो है इंक्रीज करते हैं, उनमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी एंड देन प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करते हैं। इनके जो रूट जो हो गए, है ना, और जो ऑफ शूट हो गए, ये एक तरीके से क्रॉप ऐसे होते हैं, दे रिमेन एंड लेफ्ट फील्ड। तो यानी जो इनके बचे होते हैं, जस्ट ये क्या है, वापस से मिट्टी में ही मिल जाते हैं, और देन प्रोटेक्ट करते हैं सॉइल को इरोजन से भी। देन और क्या लिखा है यहाँ पे, एक्सेसिव इरिगेशन जो है हमारा कंप्लीट सैचुरेटेड कर देता है वाटर, ये मतलब सॉइल को, है ना, वाटर लॉगिंग बना देता है सॉइल को, यानी पानी वहां पे क्या है एब्जॉर्ब नहीं होता है, मतलब सोखने वाली कैपेसिटी उसमें खत्म हो जाती है, और एक तरीके से लूज कर देती है प्रोडक्टिविटी को। देन उसके बाद हम बात कर लें कंप्लीटली, है ना। एंड उसके बाद इरिगेशन जो है, ओवर इरिगेशन जो है कुछ एरियाज में, जैसे कि सैलिनिटी एल्कलिनिटी, है ना, सॉइल इंक्रीज कर देता है। देन इसके कारण आपका क्या है, आपका सॉइल बीमार हो जाता है, और ये सॉइल सिकनेस जो है कंट्रोल किसके द्वारा होगा, तो जस्ट इसमें हम क्या है, लीकेज जो कैनाल है, रिजर्वायर, टैंक है, पॉन्ड है, इसको हम क्या है यूज कर सके, है ना, अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर वगैरह करने के लिए। समझ गए होगे आप। तो देन ये हमारा यहाँ पे चैप्टर शायद पूरा हो चुका है। यहाँ पे हमारा SQ2 है। तो SQ2 में हमारा आपका पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है, डैश फॉर्म द अपर मोस्ट ऑफ डैश। ठीक है, तो आपका अपर मोस्ट क्या यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे जो सॉइल जो है फॉर्म करता है अपर मोस्ट लेयर ऑफ, बताइए, लैंड। ठीक है, देन उसके बाद मैकेनिकल फोर्सेस जो है एक्ट करता है रॉक काउजेज काउज फिजिकल। ठीक है, यानी मैकेनिकल फोर्स जो एक्ट होता है रॉक के ऊपर, तो एक तरीके से फिजिकल वेदरिंग का काम करता है ना। वेदरिंग की स्पेलिंग WEA, तो वेदरिंग वो वाला हो जाएगा, है ना। तो वेदरिंग हो गया, एंड डैश इज अ बाय ऑफ प्रोडक्ट एफर्ट टू एक्सप्लॉइट द लैंड रिसोर्सेज फॉर द मैक्सिमम डैश प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका ओवर ग्रेजिंग जो होता है, ओवर ग्रेजिंग का जो आपका बाय प्रोडक्ट होता है क्या होता है ना,
वो एक्सप्लॉइट करता है हमारे लैंड रिसोर्सेज को, एंड ओवर फॉर मैक्सिमम क्या है, हम प्रोडक्शन करने के लिए, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन के लिए हम क्या है, इसका हम नुकसान करते हैं। देन उसके बाद हमारा क्या है, लैंड डैश रेफर्स द प्रोसेस ऑफ डिटोरिएशन ऑफ लैंड, क्वालिटी ऑफ लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जस्ट ये क्या है, डिटोरिएशन होता है, एक तरीके से मिट्टी को खराब करता है। तो देन ये हमारा क्या कहलाता है, डिग्रेडेशन, इसको हम टर्म देते हैं, ग्रेडेशन। देन लिखा है डैश आर द कॉमन लैंड अलॉटेड, क्या लिखा है, ग्रेजिंग है ना, डैश, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, तो यहाँ पे आपका चारागाह जो होता है, ये आपका चारागाह, ये आपका कॉमन लैंड होता है, जो कि आपका कैटल के लिए आपका विलेज में क्या है, अलॉट किया जाता है। देन यहाँ पे लैंड शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स, मतलब हमें लैंड को किस तरीके से यूज करना चाहिए, तो एक तरीके से सुटेबल तरीके से, सुटेबल तरीके से, सुटेबिलिटी। और क्या है दूसरा, ये आपका हो जाएगा कैपेसिटी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही हमें यूज करना चाहिए कि भाई कैपेसिटी कितनी है उस क्या कहते हैं। देन उसके बाद एक्सेसिव इरिगेशन जो है, एक तरीके से वाटर लॉगिंग हमें क्या करता है, वाटर लॉगिंग की परेशानी देखने को मिलती है। तो जस्ट वो क्या हो जाता है, आपका जो सॉइल होता है वो सैचुरेट हो जाता है, सैचुरेशन प्रोसेस में आ जाता है। तो देन उससे क्या हो जाता है, वाटर लॉगिंग आपको देखने को अब मिलता है। किसका वाटर लॉगिंग, तो जस्ट यहाँ पे सॉइल के ऊपर है ना। तो ये हो गया आपका चैप्टर पूरा। देन यहाँ पे आप समरी देख सकते हैं, टर्मिनल क्वेश्चंस, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या अंतर है ना। तो ये सारी चीजें तो वैसे ही हैं आपकी। तो देन आपका ये चैप्टर जो है मेरी तरफ से पूरा हो चुका है। तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दिए, ताकि हमारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। देन आप क्या है, हमारे क्या है, जो भी आपको क्वेरी वगैरह हो आप हमें कमेंट में करके बता सकते हैं। एंड देन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देन मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।